2025 के स्टार्टिंग से इंडियन स्टॉक मार्केट्स बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और इनफैक्ट अगर हम बात करें मार्च की तो बहुत ज़्यादा गिरावट से फिर फाइनली मार्केट्स ने अपने बॉटम टच करके बाउंस बैक करा। लेकिन लास्ट क्लोजिंग अगर हम देखें तो जो निफ्टी 50 है वो नेगेटिव 72 पॉइंट्स यानी कि -0.30% की गिरावट पे क्लोज हुआ। अगर हम 1 मंथ का ट्रेंड देखें निफ्टी 50 का तो +6.30% रिटर्न्स निफ्टी 50 ने दिए हैं और यही अगर हम 6 मंथ्स का ट्रेंड देखें तो -10% रिटर्न्स दिए हैं निफ्टी 50 ने। अब यहां से इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स इस डिलेमा में है, इस कंफ्यूजन में है। जैसे मार्च ओवरऑल अगर हम देखें तो पॉजिटिव रहा इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए, लेकिन अभी जो ग्लोबल सिचुएशन हम देख रहे हैं जो कि बहुत ही टेंस्ड है, रिवर्स टैरिफ और बहुत सारी चीजें हैं जिसका टेंशन लगा हुआ है। तो इसके बाद में अप्रैल में मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसको लेके बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स परेशान हैं। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे स्वॉट एनालिसिस, जहां हम देखेंगे इंडियन इक्विटी मार्केट की क्या है स्ट्रेंथ, क्या है वीकनेस, क्या आज की डेट में अपॉर्चुनिटीज है, क्या थ्रेट्स है और क्या अप्रैल में हम मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसके बेसिस पे इन्वेस्टर्स की क्या होनी चाहिए स्ट्रेटेजी। फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली आपको वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना होगा और इसी तरह से अपडेटेड रहने के लिए प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट करके बताइए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक है जो हमसे छूट रहा है या कोई चीज़ें हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं जिस पर हमें फोकस करना चाहिए तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट करके बताइए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। और ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट्स है वो बेस्ट डिसीजन होंगे जब आप अपनी खुद की प्रोफाइल के हिसाब से, रिस्क प्रोफाइल, फाइनेंशियल हेल्थ के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स करोगे। ये जनरलाइज वीडियो है मार्केट की अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होने चाहिए वो डेफिनेटली डिपेंड करेंगे आपकी खुद की फाइनेंशियल हेल्थ, आपकी खुद की रिस्क प्रोफाइलिंग, आपके खुद के गोल्स के बेसिस पे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम मार्केट को देखें, जो लास्ट क्लोजिंग रही है मार्केट की वो रही है, तो सेंसेक्स क्लोज हुआ है लास्ट 77,414 पॉइंट्स पे, निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 23,519 पॉइंट्स पे और निफ्टी बैंक क्लोज हुआ है 51,564 पॉइंट्स पे। और ये सारे ही इंडाइसेस क्लोज हुए हैं रेड में। ऑल्दो जो करेक्शन था वो मिनिमल था, फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा दिया मार्केट ने, सेकंड हाफ में करेक्शंस आए हैं, प्रॉफिट बुकिंग्स आई है। सो रेड में क्लोज हुआ है मार्केट। क्या हमारी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए अप्रैल में? जो कंसोलिडेशन है, करेक्शन है, वो कंटिन्यू करेगा या फिर जो मार्केट ने बाउंस बैक करा था वो रैली कंटिन्यू करेगी? ये सारी चीजें समझने के लिए एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे जो हमें बहुत क्लियर पिक्चर देगा और बहुत कंसाइज फॉर्म में देगा, जो अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इजी होगा आपके लिए। स्वॉट एनालिसिस को स्टार्ट करने के पहले एक ओवरव्यू देखें मार्केट का। तो आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट है जो दिखा रहा है निफ्टी का 1 डे का चार्ट, तो डेफिनेटली नेगेटिव दिखा रहा है 72.60 पॉइंट से। जो बिगेस्ट गेनर रहा है, जो स्टॉक जिसने सबसे ज्यादा गेन करा है लास्ट क्लोजिंग में, दैट वाज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। जो बिगेस्ट लूजर रहा है वो रहा है विप्रो। बेस्ट सेक्टर जिसने परफॉर्म किया है वो रहा है निफ्टी एफएमसीजी। और जो वर्स्ट सेक्टर है, जिसका वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा है, निफ्टी आईटी। अब इसका कोरिलेशन डेफिनेटली जो हमारा स्वॉट एनालिसिस है उससे भी है, ये आपको आगे समझ में आएगा। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें कि इंडियन इक्विटी मार्केट का अभी सबसे अच्छा स्ट्रेंथ क्या है, तो अगर आप याद करो पिछले 6 महीने या 1 साल के पहले जो हम बात करते थे, जो सबसे अलार्मिंग सिचुएशन थी इंडियन इक्विटी मार्केट को लेके, जब मार्केट मल्टी ईयर बुल रन दे रहा था, बहुत सब कुछ पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव फैक्टर्स थे। बट एक चीज थी जो बार बार मैंने भी अपने वीडियोस में हाईलाइट की और मोस्टली एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट इज कि हर कोई मार्केट के लिए बहुत बुलिश है, हर कोई बहुत ज़्यादा मार्केट में बाइंग कर रहा है। एंड इवेंचुअली अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखें, अगर हम इंडाइसेस को देखें एंड स्पेशली अगर हम स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स को देखें, तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक्स अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन पे इंडाइसेस हो चुकी है। सो ये जो ओवर वैल्यूएशन था वो पूरा करेक्ट हो गया है। ये जो कंसोलिडेशन या ये करेक्शन फेज जो आया था, इसमें ये जितने भी ओवर वैल्यूएशंस है वो वाइप्ड आउट हो चुके हैं। और अगर आज की हम बात करें तो डेफिनेटली निफ्टी 50, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप, मोस्टली सारा इक्विटी मार्केट जो है वो काफी फेयर वैल्यूएशंस पर अवेलेबल है। स्मॉल कैप मिड कैप भी बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पर है, पीएसयूज भी बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पर है। और कुछ स्टॉक अभी भी है जो ओवर वैल्यूएशंस पे है। डेफिनेटली जब आप इन्वेस्ट करते हो, जैसे मैंने बोला, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं जब आप अपनी खुद की रिस्क प्रोफाइलिंग, अपने खुद के फाइनेंशियल गोल्स, अपनी खुद की फाइनेंशियल हेल्थ के हिसाब से इन्वेस्ट करते हो
और सेकंड, आप इंडिविजुअली हर एक इक्विटी को, हर एक स्टॉक को, हर एक म्यूचुअल फंड को जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको अच्छी तरीके से एनालाइज करके अपने जो गोल्स है, अपनी जो रिस्क प्रोफाइल है, उसके हिसाब से उसको मैप करके और प्रॉपर स्ट्रेटेजिक बना के जब बाइंग करते हो या इन्वेस्टमेंट्स करते हो, उसको होल्ड करते हो, तो आपकी जो वेल्थ क्रिएशन जर्नी है उसमें कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता। अगर ओवरऑल सिनेरियो, अगर ओवरऑल स्ट्रेंथ की बात करें तो इंडियन इक्विटी मार्केट अभी बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। सेकंड, अगर हम बात करें कि जो पॉजिटिव है, जो स्ट्रेंथ है इंडियन इक्विटी मार्केट की राइट नाउ, तो बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, क्योंकि ये सब कह रहे हैं कि बाय 2028 इंडिया वुड बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। इंडिया में अभी बहुत अच्छी ग्रोथ स्टोरी है, बहुत पोटेंशियल है, अमृतकाल चल रहा है, बट एफआईआईज भी इंडिया से पैसा निकाल रहे थे, क्यों? बिकॉज ऑफ ओवर वैल्यूएशन। तो नाउ अब जब अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे इंडियन इक्विटी मार्केट आ गया है तो एफआईआई वापस से पैसा डालने लग गए हैं, डिस्पाइट यूएस तो डाउन एक्सपेक्टेशन के, डिस्पाइट रेसिप्रोकल टैरिफ और सारी चीजें लगा रहा है ट्रम्प, उस सब के बाद भी जो एफआईआईज है वो नेट बायर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। सो दिस अगेन इज अ स्ट्रेंथ, क्योंकि एफआईआईज पैसा डालेंगे तो जो हमारी डीआईआई या जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, वो तो ऑलरेडी पहले भी उन्होंने जब एफआईआई ने पैसा निकाला तो इन्वेस्ट करके मार्केट को स्टेबलाइज किया था। अब एफआईआई ने बाहर का पैसा भी आएगा तो डेफिनेटली दिस वुड गिव अ बूम to the Indian equity market, and this shows the positive momentum overall in market. So ये एक सेकेंड पॉजिटिव हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी है इंडिया की, जो अगर हम लास्ट क्वार्टर के और जो सारे जो डेटा आ रहा है जीडीपी का और सारी चीज़ों का, वो बहुत पॉजिटिव आ रहा है। एंड इनफैक्ट जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज, फिजिकल पॉलिसीज भी अभी रिसेंट में आई है, सब मार्केट को सपोर्ट करने में आई है, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने में आई है, लोन्स के इंटरेस्ट रेट कम हो गए, तो डेफिनेटली जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसमें लिक्विडिटी बढ़ रही है, और लिक्विडिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली ये मार्केट के लिए अच्छा होगा। क्योंकि सी रिटेल इन्वेस्टर्स अभी थोड़ा डर गए, लेकिन जैसे मार्केट थोड़े से पॉजिटिव साइकिल्स देगा अगेन उनमें वो पॉजिटिव मोमेंटम आ जाएगा। इट इज ऑल इमोशनल, इट इज ऑल सेंटिमेंटल। सो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये सारे स्ट्रेंथ्स हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के। और एक जो मैं आपको कहती हूँ हमेशा कि डेफिनेटली यहाँ से इंडियन स्टॉक मार्केट की या इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत ल्यूक्रेटिव है, बहुत पॉजिटिव है फॉर नेक्स्ट 10, 15, 20 ईयर्स। तो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें एजुकेशन पर्पसेस से, जॉब पर्सपेक्टिव से, इन सारी ही, अगर हम इनफैक्ट अगर हम स्टार्टअप या इन सारी चीज़ों के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो एज़ कम्पेयर टू बाहर की इकोनॉमीज़, यूएस जो कि सबसे अच्छी इकोनॉमी होती थी, उन सब के कंपेरेटिवली अभी इंडियन इकोनॉमी इज़ एट अ वेरी गुड पोजीशन। अब ये हमने देखी स्ट्रेंथ। अब क्योंकि हम स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वीकनेस भी देखें इंडियन स्टॉक मार्केट की, कि अभी एट दिस पॉइंट क्या वीकनेस है। तो वीकनेस डेफिनेटली अभी जो सबसे बड़ी वीकनेस है या जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन इक्विटी मार्केट को परफॉर्म करने के लिए, वो है यूएस। यूएस में जो रेसिप्रोकल टैरिफ एंड जो टैरिफ वॉर चल रही है, जो टैरिफ इम्पोज किए जा रहे हैं इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे, उस टैरिफ की वजह से डेफिनेटली कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स और स्टॉक्स को तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, एंड ओवरऑल इक्विटी मार्केट, ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। सो दिस डेफिनेटली इज अ वीकनेस। सेकेंड, अगर हम बात करें तो जो यूएस में स्लो डाउन एक्सपेक्टेड है, दैट अगेन इज अ वीकनेस। थर्ड, जो वॉर चल रही है, टैरिफ वॉर प्लस जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहे हैं मिडिल ईस्ट से लेके यूरोप तक, वो एक ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, क्रूड के प्राइसेस के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए थ्रेट है, जो एक अनस्टेबल कर रहे हैं इकोनॉमी को। इसकी वजह से डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी इज ऑल्सो लिंक्ड, ये भी अफेक्टेड है। प्लस एक होता है बिकॉज इकोनॉमीज आर लिंक्ड, उसका अफेक्ट आता है। सेकेंड, जो ट्रेड है वो बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट होता है, लॉजिस्टिक्स इम्पैक्ट होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इम्पैक्ट होता है। तो ये एक वीकनेस डेफिनेटली है। अब अपॉर्चुनिटीज क्या है इन स्ट्रेंथ की वजह से, और थ्रेट्स क्या है इस वीकनेस की वजह से, जिसके बेसिस पे हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। सो अगर हम बात करें थ्रेट्स की, तो डेफिनेटली जो आईटी सेक्टर है और जो ऑटो सेक्टर है,
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो 25% तक का इम्पोर्ट टैरिफ लगाएंगे ऑन ऑटो एंड ऑन ऑटो पार्ट्स इम्पोर्ट। तो डेफिनेटली ऑटो सेक्टर अभी बहुत ज़्यादा थ्रेट पोजीशन में है। उसके अलावा आईटी इज़ ओवरऑल बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है यूएस मार्केट पे, एंड डेफिनेटली बिकॉज ऑफ ऑल दिस टर्मोइल गोइंग ऑन रिलेटेड टू यूएस इकोनॉमी, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा, फेड का डेटा, एवरीथिंग, ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट डेफिनेटली आईटी सेक्टर पे तो आएगा। तो अभी आईटी सेक्टर और ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट करना वुड बी अ थ्रेट, क्योंकि डेफिनेटली अभी ये कितना करेक्ट होगा, क्या होगा, इसका अभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की। सो बिकॉज अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, अगर हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, हमने बात करी कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, इंडिया का जीडीपी डेटा बहुत स्ट्रांग है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, इंडिया की डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी स्ट्रांग है, इंडिया के जो स्टॉक्स है वो उन अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। तो डेफिनेटली मतलब जो इंडिया से रिलेटेड फैक्टर्स है दैट इज पॉजिटिव, दैट इज अवर स्ट्रेंथ। तो जो सेक्टर्स हैं जो डायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कंजम्पशन पर बेस्ड है, वो अच्छा करेंगे डिस्पाइट द ग्लोबल टर्मोइल। सो अभी अगर हम बात करें एफएमसीजी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, ये दे आर सेफ बैट। अगर हम बात कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज वो लोग दे रहे हैं, अगर अच्छे वैल्यूएशंस पे आप ये वाले स्टॉक्स एक्यूमुलेट करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। सो दिस वाज एन ओवरऑल स्वॉट एनालिसिस ऑफ इंडियन इक्विटी मार्केट अप्रैल स्टार्ट होने के पहले। अगर हम वैसे बात करें, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स की बात करें, तो पिछले 10 साल में सिर्फ 3 साल ऐसे थे, 2015, 2021 एंड 2022, जब अप्रैल में इंडियन इक्विटी मार्केट नेगेटिव में रहा। अदरवाइज अप्रैल में जनरली मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया है। मोर ओवर बिकॉज इंडिया में मोस्टली कंपनीज जो है वो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती है, तो जो सैलरी हाइक्स मिलती है, जो इंसेंटिव पे आउट्स होते हैं, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा होता है मार्च अप्रैल में। तो लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन, जो हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ है, वो इस टाइम पे पीक पे होती है अगर हम इंडियन इकोनॉमिक साइकिल की बात करें। सो डेफिनेटली अप्रैल इज जनरली अ मंथ ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, अ मंथ ऑफ सेलिब्रेशंस, अ मंथ ऑफ न्यू फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर इंडियंस, स्पेशली इंडियन सर्विस क्लास। तो डेफिनेटली यहाँ से मुझे अप्रैल के लिए एक बहुत पॉजिटिव आउटलुक लगता है, इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी एंड इंडियन इक्विटी मार्केट के पर्सपेक्टिव से भी। बट एज आई ऑलवेज से, इन्वेस्ट करने के पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी खुद की फाइनेंशियल प्रोफाइल, रिस्क प्रोफाइल, इस सब का एनालिसिस करो। प्लस आप जिस भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका प्रॉपर एनालिसिस करके एंड देन यू मेक योर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिट करे। अगर ऐसा है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।